नए दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने कृषि पर सहायकी पर चर्चा की कि कृषि में जो है वो सहायता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके हमने लाभ और हानियाँ दोनों पर विचार विमर्श किए और उस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन भी किया। आज जो हम आज़ादी के बाद उद्योग और व्यापार से संबंधित चर्चाएं करेंगे कि 1950 से लेकर 1990 तक की अर्थव्यवस्था में उद्योग और व्यापार किस प्रकार से विकास करते रहे, किस ओर विकास की ओर लगातार बढ़ते रहे। वीडियो को अंत तक देख लाइक और शेयर करना न भूलें। और अभी तक जो है वो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कमेंट द्वारा बताएं कि वीडियो अभी आपको कैसे लग रहे हैं और जो कमियां हैं, जो अच्छी बातें हैं सभी बताएं ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके और अच्छी बातों में और सुधार किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उद्योग और व्यापार आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद उद्योग और व्यापार में क्या कुछ परिवर्तन आए। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। उद्योग रोजगार उपलब्ध करवाते हैं और रोजगार जो है वो प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यह किसी क्षेत्र में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। इनमें आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। पिछले अध्याय में हम इससे संबंधित बात कर चुके हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित थे और ये भी मुख्य रूप से किससे जुड़े हुए थे? कृषि से जुड़े हुए उद्योग थे, क्योंकि कृषि इन्हीं पर निर्भर करती थी। कृषि पर ही ये उद्योग निर्भर करते थे। जमशेदपुर और कलकत्ता में लोहा इस्पात उद्योग स्थित थे। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो। अब बात करते हैं हम भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की। भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए। सरकार कितने उद्योग चलाए, या सारे उद्योग सरकार चलाए, या सारे उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए जाएं, या दोनों मिलकर चलाएं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थी, क्योंकि वे भी जो है वो अंग्रेजों की मार सहन कर चुके थे। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था कि जिसमें उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलता। यद्यपि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों का पूरा नियंत्रण करेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थी। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों को अनुपूरक होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणीय भूमिका निभाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? सरकार। यानी कि सरकार के जो उद्योग हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाएं और वो जो है यहाँ अग्रणीय भूमिका में रहेंगे। वो जो है छोटे उद्योगों को साथ लेके चलेंगे। इसीलिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 पारित किया गया। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्यों के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकृत किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि महालनोबिस ने बनाई थी, योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय योजना में
ही समाज के समाज स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अन्य स्वामित्व था, यानी कि प्रथम वर्ग में वे थे जिन पर सरकार का स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनमें निजी क्षेत्र थे और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास कर रहे थे, परंतु नई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी सरकार की होती थी। तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, यानी कि यहां हम कह सकते हैं कि 3 क्षेत्र थे, 1, 2 और 3, कुल मिला के 3 थे। 3 जो है वो सरकारी थे, नंबर 2 जो है वो निजी थे और तीसरे में सरकार प्लस निजी दोनों क्षेत्र इसमें शामिल थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र के लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लिया जाता था। इस नीति का पिछड़े क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। यदि उद्योग आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन क्षेत्र की इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कि कर लाभ, कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देना था, यानी कि वे क्षेत्र जो अभी तक पिछड़े हुए थे उन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि अगर वहां आप उद्योग लगाते हैं तो आपको प्रशुल्क में जो है वो छूट दी जाएगी, साथ ही साथ जो है वो बिजली की दरें भी आपके लिए कम कर दी जाएगी। वर्तमान उद्योगों को भी उत्पादन बढ़ाने व विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर आते लघु उद्योग। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, ने इस बात की संभावना पर विचार किया था कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योगों की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों को दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती थी। समय के साथ साथ निवेश की सीमा बदलती रही। 1950 में लघु औद्योगिक इकाइयां उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। इस समय 1 करोड़ का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। 5 लाख से जो है वो 1 करोड़ तक की सीमा के मध्य में जो है लघु उद्योग रखे गए। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग बल अधिक किया जाता है, अतः वे अधिक रोजगार का सृजन करते हैं, लेकिन वे बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि ये इकाइयां इन उद्योगों के विनिर्माण के योग्य हैं। उन्हें अन्य रियायतें भी दी जाती थी, जैसे कम उत्पाद पर शुल्क और कम ब्याज दरें पर ऋण प्रदान किया जाता था। तो इस तरह से लघु उद्योगों को संरक्षण भी प्रदान किया जाता था सरकार के द्वारा। तो लघु उद्योगों को जो है वो यहाँ संरक्षण भी प्रदान किया जाता था सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि वे बड़े उद्योगों के साथ लगातार कंपटीशन करते रहें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।